आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ब्रह्मांड में जहां ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी वहां समय उतना ही धीमा हो जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे प्लेनेट पर हैं जिसकी ग्रेविटी धरती के मुकाबले 130% ज्यादा है। वहां बिताया गया सिर्फ 1 घंटा धरती पर गुजरने वाले 7 सालों के बराबर होगा। यानी अगर आप वहां केवल 10 घंटे बिताकर जब धरती पर वापस आएंगे तो आपकी उम्र तो उतनी ही रहेगी, लेकिन धरती पर 70 साल बीत जाएंगे। अगर धरती पे आप अपने बच्चों को छोड़कर गए थे तो वो बूढ़ा हो चुका होगा। ये थियरी सुनने में जितनी दिलचस्प लगती है, हकीकत में ये उतनी ही डरावनी है। ये कहानी आपको टाइम, स्पेस और ब्लैक होल के ऐसे ही डरावने और रोमांचक सच से रूबरू कराने वाली है। कहानी शुरू होती है भविष्य के एक ऐसे दौर से जब धरती धीरे धीरे इंसानों की कब्र बनती जा रही थी। वजह थी ब्लाइट, एक बेहद खतरनाक और तेजी से फैलने वाली फसलों की बीमारी जो पृथ्वी के सारे फसलों और पौधों को मार रही थी। खेत सारे बंजर हो चुके थे और पूरी दुनिया धूल की एक मोटी चादर में लिपट गई थी। खाने की कमी से हर दिन लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे थे। अब इंसानियत के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही सहारा बचा था, कॉर्न यानी मक्का। यही एक इकलौती फसल थी जो अब तक इस बीमारी के चपेट में आने से बची हुई थी, लेकिन वो भी कब तक टिक पाती ये कोई नहीं जानता था। भविष्य के उसी मुश्किल दौर में कूपर नाम का एक आदमी भी था जो अपने परिवार के साथ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी और उसके 2 बच्चे मर्फ और टॉम की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। वो अपने बच्चों और अपने फादर इन लॉ डोनाल्ड के साथ अपने फार्म हाउस में रहता था। कूपर कभी नासा का एक बेहतरीन पायलट और इंजीनियर हुआ करता था, लेकिन अफसोस आज दुनिया को चांद पर जाने वाले साइंटिस्ट की जरूरत नहीं बल्कि पेट भरने वाले किसान चाहिए थे। इसलिए कूपर को अपनी काबिलियत भुलाकर मजबूरी में खेतों में मक्का उगाना पड़ रहा था। उस सुबह कूपर एक डरावने सपने से जागा। आंख खोली तो सामने उसकी 10 साल की बेटी मर्फ खड़ी थी, जिसने बड़ी मासूमियत से एक अजीब सी बात कही, डैड मुझे लगता है वो भूत आप ही हैं। दरअसल मर्फ को कुछ दिनों से अपने कमरे में अजीब अनुभव हो रहे थे। उसकी बुक शेल्फ से किताबें अपने आप ही गिर जाती थीं, जिससे मर्फ को लगता था कि उसके कमरे में कोई भूत है। मगर कूपर ने अपनी बेटी को प्यार से समझाया कि भूत केवल उसके मन का वहम है। उसने मर्फ को वैज्ञानिकों की तरह सोचना सिखाया। उसने कहा, हर चीज जो अजीब या जादुई लगती है उसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान छुपा होता है। मर्फ, उससे डरो मत, उसके करीब जाओ, सच्चाई को तलाशो और फिर किसी नतीजे पर आओ। मर्फ अपने पिता की बातों का सम्मान करती थी। अब वो डरना छोड़कर अपने भूत को समझने की कोशिश करने लगी। कुछ समय बाद कूपर के घर के बाहर कुछ अजीब हुआ। उसके खेतों में काम करने वाले ऑटोमेटिक हार्वेस्टर्स अचानक घर के चारों तरफ जमा हो गए। उनकी जांच करने पर कूपर ने पाया कि उन मशीनों का नेविगेशन सिस्टम फेल हो चुका है। किसी चीज ने उनके नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की थी। तभी उसे मर्फ के कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। कूपर और मर्फ भागकर कमरे में आए। वहां फिर वही हुआ था, बुक शेल्फ से किताबें अपने आप गिरकर बिखरी हुई थीं। लेकिन इस बार मर्फ के चेहरे पर डर के भाव नहीं थे। उसने बड़ी उत्सुकता से कूपर को अपनी नोटबुक दिखाई और कहा, डैड बुक शेल्फ को देखिए, किताबें गिरने से उनके बीच जो गैप्स हैं उन्हें मैंने नोट किया है। वो दरअसल मोर्स कोड है। मुझे लगता है कि मोर्स कोड के जरिए भूत हमसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन कूपर को यह सिर्फ बच्चों की कल्पना लगी। उसने मर्फ की बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। शाम के वक्त शहर में अचानक एक भयंकर तूफान आया। कूपर का फार्म भी तूफान से घिर चुका था। कूपर ने घर की खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया। तभी मर्फ को याद आया कि उसके कमरे की खिड़की तो खुली रह गई है। वो जल्दी से अपने कमरे में आई। उसका कमरा धूल से सन गया। कूपर ने जल्दी से वहां आकर खिड़की बंद कर दी, मगर मर्फ को धूल की फिक्र नहीं थी। उसने कमरे के बीच इशारा करते हुए कहा, भूत। कूपर ने देखा कमरे के बीच फर्श पर एक पैटर्न बन गया था। लग रहा था जैसे किसी ने धूल से लकीरें बनाई हो। उस अजीब से पैटर्न ने कूपर को भी चौंका दिया। उसने मर्फ को टॉम के कमरे में भेज दिया और घंटों तक उस पैटर्न को समझने की कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद मर्फ वापस कमरे में आई तो कूपर के चेहरे पर मुस्कान थी।
उसने कहा, ये कोई भूत नहीं है मर्फ। ये कहकर उसने एक सिक्का उछाला। वो सिक्का एक झटके से सीधा एक लकीर पर गिरा, मानो लकीर ने उसे खींच लिया हो। कूपर ने समझाते हुए कहा, ये ग्रेविटी है, यानी कि जहां पर धूल की लकीरें बनी है उस जगह पर ग्रेविटी ज्यादा है, मगर गड़बड़ी कुदरत की नहीं लग रही। कूपर को समझ आ चुका था कि ये पैटर्न प्राकृतिक नहीं है, बल्कि किसी ने ग्रेविटी से छेड़छाड़ करके जानबूझकर उसे बनाया है। थोड़ा और दिमाग लगाने पर उसे ये भी समझ में आ गया कि ये लाइन दरअसल बाइनरी कोड है, यानी कि कंप्यूटर की भाषा, जिसमें मोटी लाइन 1 है और पतली लाइन 0। उसे डिकोड करने पर पता चला कि वो बाइनरी कोड असल में किसी खास जगह के लोकेशन को दर्शा रहा था। कूपर को समझ में आ गया कि शायद कोई उसे उस लोकेशन पर जाने के लिए कह रहा है। कूपर ने फौरन गाड़ी निकाली और अकेला ही उस लोकेशन की तरफ चल पड़ा, मगर जिज्ञासु मर्फ भी पीछे कहां रहने वाली थी। वो पहले से ही छुपकर गाड़ी में बैठी हुई थी। कूपर ने उसे भी साथ ले लिया। दोनों बाप बेटी घंटों तक उस लोकेशन की ओर बढ़ते रहे और आखिरकार शाम ढलते ढलते वे घाटियों के बीच एक सुनसान जगह पर आकर रुक गए। आगे का रास्ता बंद था। सामने एक ऊंची फेंसिंग जाली लगी थी, जिस पर साफ शब्दों में लिखा था रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मगर कूपर रुकने वाला नहीं था। वो गाड़ी से उतरा, बोल्ट कटर लेकर जाली काटने आगे बढ़ा। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी। कूपर कुछ समझ पाता उससे पहले ही किसी ने उसे टेजर गन का झटका दिया, जिससे कूपर वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद कूपर की जब आंख खुली तो वो एक बंद कमरे में था। थोड़ी ही देर बाद एक औरत उसके पास आई। कूपर ने सीधे शब्दों में कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है, उसे लेकर मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। कूपर को परेशान होता देख उस औरत ने कहा, कूपर मेरा नाम अमीलिया ब्रांड है, तुम्हें यहाँ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी भी बिल्कुल सही सलामत है। अमीलिया कूपर को एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले आई। वहां मर्फ कुछ वैज्ञानिकों के बीच डरी सहमी बैठी थी, लेकिन अपने पिता को देखते ही वो दौड़कर उनसे लिपट गई। तभी कूपर की नजर सामने बैठे एक बुजुर्ग शख्स पर पड़ी। वो चेहरा जाना पहचाना था। वो थे प्रोफेसर जॉन ब्रांड, नासा के एक लेजेंडरी मैथमेटिशियन, जिनके साथ कूपर बरसों पहले काम कर चुका था। वहीं बातों बातों में पता चला अमीलिया उन्हीं की बेटी है। प्रोफेसर ब्रांड ने कूपर को सामने बिठाया और बड़ी नरमी से पूछा, कूपर क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम इस वक्त कहाँ हो? ये दुनिया की सबसे सीक्रेट फैसिलिटी है, नक्शे पर इसका कोई वजूद नहीं है, इसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। अब जरा हमें समझाओगे कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? कूपर ने थोड़ा झिझक के साथ सच बता दिया। उसने कहा, शायद आप लोग मुझे पागल समझे, लेकिन सच तो यह है कि ग्रेविटी ने हमें यहाँ का रास्ता दिखाया। ग्रेविटी ने धूल पर एक पैटर्न बनाया था। जब मैंने उसे डिकोड किया तो मुझे इस जगह के कोऑर्डिनेट्स मिले। यकीन है कि वो कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, कोई था जो जानबूझकर हमें यहाँ भेजना चाहता था। मगर ये सब सुनकर ब्रांड को जरा भी हैरानी नहीं हुई। उन्होंने कूपर को बताया कि यह जगह नासा की सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी है। सरकार ने इसे सीक्रेट रखा था, क्योंकि जब पब्लिक रोटी के लिए संघर्ष कर रही हो तो वो नहीं चाहेगी कि उनके टैक्स का पैसा खाना जुटाने के अलावा कहीं और खर्च हो। ब्रांड ने कूपर को एक डरावनी बात बताई। उन्होंने बताया कि जिस रफ्तार से बाकी फसलें खत्म हुई, कुछ ही सालों में मक्के की फसल भी खत्म हो जाएगी। लेकिन असली खतरा भूख नहीं बल्कि कुछ और है। ब्रांड ने समझाया कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 80% नाइट्रोजन है। हम इंसान नाइट्रोजन में सांस नहीं लेते, लेकिन ब्लाइट लेती है। यह बीमारी नाइट्रोजन पर जिंदा है और उसी को खाकर फल फूल रही है। और जैसे जैसे ये बढ़ रही है, यह हवा से ऑक्सीजन को खत्म करती जा रही है। इसका मतलब साफ है, आने वाले वक्त में धरती पर ऑक्सीजन लेवल इतना गिर जाएगा कि इंसानों का सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा। प्रोफेसर ने आगे कहा, कूपर अगर हमें इंसानियत को बचाना है तो हमें उन्हें पृथ्वी को छोड़कर एक नए प्लेनेट पर ले जाना होगा, जहां इंसान अपनी नई कॉलोनी बसाकर जी सके। मगर कूपर हंस दिया और बोला, प्रोफेसर हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं है जहां जीवन पनप सके, और सोलर सिस्टम के बाहर जो सबसे नजदीकी तारा है वो हजारों लाइट ईयर्स दूर है, यानी वहां पहुंच पाना नामुमकिन है। अब ब्रांड ने कूपर को वो रहस्यमय चीज दिखाई जो इस नामुमकिन को मुमकिन कर सकता था। शनि ग्रह के करीब ही एक अजीब सी गोल आकृति नजर आ रही थी। वो असल में एक वर्म होल था। वर्म होल असल में स्पेस में बना वो शॉर्टकट है
जहां से गुजरकर हम करोड़ों लाइट ईयर दूर के फासले को चंद सेकंड्स में पार कर सकते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए हमारा यूनिवर्स कागज का एक लंबा पन्ना है। अगर आपको एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है तो सफर में सदियों लग जाएंगी, लेकिन अगर हम उस कागज को मोड़कर दोनों कोनों को आपस में मिला दें और बीच में एक छेद कर दें तो वो करोड़ों साल का रास्ता बस एक पल का रह जाएगा। वर्महोल वही छेद है। ये स्पेस का वो दरवाजा है जो हमें पलक झपकते ही एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में पहुंचा सकता है। मगर वर्महोल प्राकृतिक नहीं होते, इसलिए कूपर ने सवाल किया कि उसे वहां रखने वाला कौन है। इस पर नासा के ही दूसरे साइंटिस्ट डॉयल ने कहा, यह वर्महोल आज से 48 साल पहले पहली बार देखा गया था। कोई नहीं जानता कि उसे बनाने वाला कौन है, पर वो जो कोई भी है वो हमारी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लिए तारों तक पहुंचने का दरवाजा खोल दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। वो चाहते हैं कि तुम इस मिशन का हिस्सा बनो। कूपर ने आगे पूछा, क्या आपने अभी तक किसी को उस वर्म होल के अंदर भेजा है? ब्रैंड ने कहा, हाँ, वर्म होल के अंदर ऐसे 12 प्लैनेट्स के बारे में पता चला था जो इंसानों के रहने लायक हो सकती थी। 10 साल पहले हमने 12 सबसे बहादुर लोगों को उस वर्म होल के पास भेजा था, उन 12 अलग अलग दुनियाओं में। उन 12 लोगों को 12 अलग अलग प्लेनेट पर उतरकर चेक करना था कि क्या वो प्लेनेट वाकई इंसानों के रहने के लायक हैं या नहीं। उन्हें ये निर्देश दिए गए थे कि अगर किसी को इंसान के रहने लायक प्लेनेट मिल जाए तो वो तुरंत धरती पर सिग्नल भेजे और लंबी नींद में सो जाए। उन्हें 10 साल तक गहरी नींद में रहना था। ये सुनकर कूपर के मन में सवाल उठा, और अगर किसी को ऐसा प्लेनेट मिला जो इंसानों के रहने लायक ना हो तो उसका क्या होगा? ब्रैंड ने कहा, इसलिए तो मैंने उन्हें बहादुर कहा। अगर वो दुनिया खराब निकली तो वो वहीं अकेले मर जाएंगे। कूपर ने दिमाग दौड़ाया और कहा, प्रोफेसर, मान लीजिए कि अगर उन 12 के 12 लोगों को रहने लायक दुनिया मिल भी गई, उन सब ने सिग्नल भेजा, तब क्या होगा? क्योंकि हमारे पास इतना फ्यूल और साधन नहीं है कि हम उन सब के पास जाकर चेक कर सके। प्रोफेसर ब्रैंड ने मायूसी से हाँ में सर हिलाया और बोला, तुम सही कह रहे हो कूपर, हम सबको नहीं बचा सकते। हमें उन सिग्नल्स में से सिर्फ उसी एक दुनिया को चुनना होगा जो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग हो, यानी जहां इंसान के जिंदा बचने की उम्मीद सबसे पक्की हो। प्रोफेसर ने बताया कि उन्हें 12 में से 3 एस्ट्रोनॉट्स के सिग्नल्स मिल चुके हैं, यानी कि वर्म होल के अंदर 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां जीवन मौजूद है। कूपर के दिमाग में अब एक सबसे जरूरी सवाल था। उसने कहा, ठीक है, मान लीजिए कि हमें नया घर मिल गया, फिर क्या? हम धरती के बचे हुए लोगों को वहां कैसे ले जाएंगे? हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पूरी आबादी को उठाकर अंतरिक्ष में ले जा सके। इस पर ब्रैंड ने बताया, उनके पास 2 रास्ते हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए था एक इक्वेशन जिसे ब्रैंड कई सालों से सुलझाने में लगे थे। वो समझते थे कि ग्रेविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। वो फैसिलिटी जहां वे लोग इस वक्त मौजूद थे वो असल में एक स्पेस स्टेशन था। अगर प्रोफेसर ग्रेविटी को कंट्रोल कर पाए तो उन्हें किसी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इस स्पेस स्टेशन को हल्का करके सारे इंसानों को नए प्लेनेट पर ले जा सकते थे। और अगर ये प्लान काम नहीं आया तो उनके पास प्लान बी था, जिसके मुताबिक उनके पास 5000 से ज्यादा फर्टिलाइज्ड एग यानी इंसानी भ्रूण थे, जिसे लेकर कूपर को वर्म होल के अंदर जाना था और वहां मौजूद 3 प्लैनेट्स में से सबसे अच्छे प्लैनेट को चुनकर उस प्लैनेट पर एक हैबिटेट तैयार करना था, जहां रोबोट्स उन बच्चों को बड़ा करेंगे और इंसानियत की नई शुरुआत करेंगे। कूपर को एक बात खटकने लगी। उसने कहा, प्रोफेसर, आप चाहते हैं कि हम इंसानियत का बीज लेकर नए प्लेनेट पर जाएं और दुनिया भर के लोगों को, मेरे मासूम बच्चों को यहीं मरने के लिए छोड़ दें? क्या गारंटी है कि आप अपनी इस अधूरी थियरी को सुलझा लेंगे और धरती के लोगों को बचा लेंगे? प्रोफेसर ब्रैंड ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, भरोसा रखो कूपर, तुम जाओ और हमारे लिए नया घर ढूंढो। मैं तुम्हें जबान देता हूं कि जब तक तुम वापस आओगे मैं इस ग्रेविटी की गुत्थी को सुलझा चुका होऊंगा। हम सबको बचा लेंगे। कूपर राजी हो गया, मगर उसके इस फैसले से उसकी बेटी मर्फ बहुत ज्यादा नाराज हो गई। वो नहीं चाहती थी कि कूपर उन्हें छोड़कर जाए। कूपर ने उसे मनाने के लिए उसे एक घड़ी दी और कहा, मर्फ, जब मैं अंतरिक्ष में लाइट की स्पीड से सफर कर रहा हूंगा तो मेरे लिए समय धीमा हो जाएगा।
जब मैं वापस लौटूंगा तो मेरी उम्र इतनी ही रहेगी, पर तुम मेरी उम्र की हो जाओगी। मगर मर्फ कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। उसने गुस्से में घड़ी फेंक दी। उसने बताया कि उसका भूत क्या कहना चाह रहा है। वो समझ चुकी है। उसके भूत ने बुक शेल्फ की किताबों को गिराकर जो मोर्स कोड उसे दिया था, उसका मतलब था स्टे, यानी कि रुक जाओ। मगर कूपर को लगा कि उसकी मासूम बेटी उसे रोकने के लिए बहाने बना रही है। उसने नम आंखों से अपनी बेटी को अलविदा कहा और वहां से चला गया। कुछ ही दिनों बाद रॉकेट ने उड़ान भरी और कूपर अपनी टीम के साथ अंतरिक्ष के उस अनजान सफर पर निकल पड़ा। मानवता को बचाने के इस मिशन में खुद ब्रैंड की बेटी अमीलिया और साइंटिस्ट डॉयल और रोमेली भी उसके साथ थे। उनके साथ ही था 2 AI रोबोट, टार्स और केस इस मिशन का वो हिस्सा थे। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचते ही उनके सामने था इंसानियत का आखिरी सहारा, एक विशाल स्पेसशिप एंड्योरेंस। कूपर ने एक मजे हुए पायलट की तरह बड़ी ही सावधानी से अपने छोटे जहाज रेंजर को एंड्योरेंस के एयरलॉक से लॉक जोड़ दिया और वो निकल पड़े अपनी पहली मंजिल सैटर्न यानी शनि ग्रह की तरफ, जहां वो वार्म हॉल मौजूद था। 2 साल के लंबे सफर के बाद वो सैटर्न के करीब थे और वो वार्म होल उन्हें अपनी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रहा था। स्पेस में लटका हुआ पानी के एक विशाल बुलबुले जैसा गोल, जिसके अंदर उन्हें दूसरी गैलेक्सीज नजर आ रही थीं। अपने कांपते हाथों से कूपर ने शिप की रफ्तार बढ़ाई और उनका जहाज उस वर्म होल की गहराई में खिंचता चला गया। स्पेस और टाइम की उस सुरंग से गुजरते हुए उन्होंने एक ही झटके में करोड़ों लाइट ईयर्स का फासला तय कर लिया और वो पहुंच गए एक दूसरे ब्रह्मांड में। वर्म होल के उस पार एक नई अनजान दुनिया थी। पहुंचते ही टीम को उन एस्ट्रोनॉट्स के डेटा मिलने शुरू हो गए जो 10 साल पहले यहाँ आए थे। 12 एस्ट्रोनॉट्स में से उन्हें केवल 3 एस्ट्रोनॉट्स के सिग्नल मिले थे जो 3 ऐसे प्लैनेट्स से आए थे जहां जीवन होने की संभावना थी। मगर ये तीनों प्लैनेट्स किसी सूरज के नहीं, बल्कि एक विशाल ब्लैक होल गारगैनचुआ का चक्कर लगा रहे थे। ये ब्लैक होल यानी स्पेस की एक ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक जगह जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो लाइट को भी अपने अंदर खींच लेती है। कूपर और उसकी टीम की स्पेसशिप में फ्यूल सीमित था, इसलिए उन्हें कॉलोनी बनाने के लिए इन तीनों में से किसी एक प्लेनेट को चुनना था। पहला सिग्नल आया था एस्ट्रोनॉट मिलर से, जिसके प्लेनेट को उन्होंने मिलर्स प्लेनेट का नाम दिया। वो प्लेनेट उनके सबसे करीब था और वहां जीवन होने की सबसे ज्यादा संभावना थी। दूसरा था डॉक्टर मैन का प्लेनेट। डॉक्टर मैन को प्रोफेसर ब्रैंड ने खुद इस मिशन का सबसे जाबाज और सबसे भरोसेमंद इंसान कहा था। इसके बाद था तीसरा और सबसे आखिरी एस्ट्रोनॉट एडमंड्स। उसका प्लेनेट एडमंड्स अमीलिया की नजरों में एक अच्छा इंसान था। अमीलिया उससे प्यार करती थी। डेटा के मुताबिक उन तीनों में से मिलर्स का प्लेनेट सबसे करीब था और वहां पानी होने के पक्के सबूत थे, इसलिए उन्होंने मिलर्स प्लेनेट पर जाने का फैसला किया। लेकिन तभी रोमेली ने सभी को एक बड़े खतरे से सतर्क किया। उसने बताया कि मिलर का प्लेनेट उस विशाल ब्लैक होल के सबसे करीब है, यानी कि उसकी गैलेक्सी भी बहुत ज्यादा होगी और आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक जहां ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी वहां वक्त उतना ही धीमा चलेगा। रोमेली ने अपनी कैलकुलेशन पूरी की और बताया कि मिलर के प्लेनेट पर बिताया गया सिर्फ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा, यानी कि अगर वे उस प्लेनेट पर 1 घंटा रुकते हैं तो बाहर की दुनिया में 7 साल बीत जाएंगे। ये सुनते ही कूपर की बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि उस प्लेनेट पर बिताया गया 1-1 घंटा धरती पर 7 साल के बराबर था। अगर लौटने में जरा सी भी देरी होती है तो पृथ्वी पर ना जाने कितने दशक बीत जाते, क्या पता तब तक उसके बच्चे जिंदा बचे भी हों कि नहीं। लेकिन मिशन के लिए ये रिस्क लेना उनकी मजबूरी थी। तय हुआ कि रोमेली और टार्स एंड्योरेंस शिप में रहकर ऑर्बिट में इंतजार करेंगे, जबकि कूपर, अमीलिया, डॉयल और रोबोट केस रेंजर शिप लेकर उतरेंगे। कूपर ने शिप को मिलर्स प्लेनेट पर लैंड कराया। वो पूरा प्लेनेट सिर्फ पानी का एक विशाल गोला था, जमीन का नामो निशान नहीं था। उन्होंने शिप को उथले पानी में उतारा, जहां पानी केवल घुटनों तक गहरा था, मगर वहां की ग्रेविटी पृथ्वी से काफी ज्यादा थी, जिससे शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा था और एक-एक कदम बढ़ाना मुश्किल था। अमीलिया और डॉयल रोबोट केस के साथ बाहर निकले। उन्हें वहां मिलर तो नहीं मिली, पर पानी में शिप का मलबा मिला। यह साफ था कि उसका शिप क्रैश हो चुका था
और वो मर चुकी थी। ये प्लेनेट रहने लायक है या नहीं, जानने के लिए अमेलिया को डेटा चाहिए था। उसे मलबे का बाकी हिस्सा थोड़ी दूर एक पहाड़ की तरफ दिखाई दिया और वो उसे लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ गई। तभी कूपर की नजर क्षितिज पर गई। उसका खून जम गया। वो जिसे दूर खड़ा पहाड़ समझ रहे थे, वो पहाड़ नहीं बल्कि पानी की एक विशाल काय लहर थी जो मौत बनकर तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। कूपर चिल्लाया, अमीलिया, जॉयल, वापस आ जाओ अभी के अभी। मगर अमीलिया मानने को तैयार नहीं थी। उसे मलबे में वो डेटा रिकॉर्डर मिल गया था, लेकिन उस प्लेनेट की भयानक ग्रेविटी की वजह से उस छोटे से बॉक्स का वजन इतना बढ़ गया था कि अमेलिया उसे हिला भी नहीं पा रही थी। लहर अब सिर पर आ चुकी थी। अमेलिया ने हार मान ली। उसने चिल्लाकर कूपर और बाकियों को जल्दी से वहां से निकल जाने को कहा, लेकिन कूपर अमेलिया को छोड़कर जाने वाला नहीं था। उसने केस को ऑर्डर दिया। केस ने अपने रोबोटिक रफ्तार दिखाई। वो बिजली की तेजी से अमेलिया तक पहुंचा, उसे उठाया और शिप की तरफ भागा। अमेलिया और केस जैसे तैसे अंदर आ गए, लेकिन डॉयल पीछे रह गया। वो शिप में घुस पाता उससे पहले ही पानी का वो पहाड़ टूट पड़ा। एक ही झटके में डॉयल गायब हो गया। कूपर ने फुर्ती से दरवाजा बंद किया। अगले ही पल लहर ने शिप को एक खिलौने की तरह उछाल दिया। शिप नाव की तरह तैरती हुई लहर के पार निकल गई। कूपर ने जल्दी से शिप स्टार्ट की और उस प्लेनेट से निकल गया। इस अफरा तफरी में उन्होंने अपने साथी डॉयल और साथ साथ ढेर सारा समय भी खो दिया था। और सबसे दुख की बात यह थी कि मिलर का प्लेनेट इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं था। वे वापस अपने मेन शिप एंडोरेंस पर आ गए। जब दरवाजा खुला तो सामने रोमली था। उसे देखकर सन्न रह गए क्योंकि रोमली बूढ़ा हो चुका था। एमिलिया ने उससे पूछा, हमें यहाँ आने में कितना समय लग गया? रोमली ने कहा, पूरे 23 साल। ये सुनकर कूपर और अमेलिया के रोंगटे खड़े हो गए। यानी मिलर के प्लेनेट पर समय उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा धीमा था। उन्होंने वहां कुछ मिनट ही बिताए थे और बाहर 23 साल बीत चुके थे। कूपर ने बिना एक पल गवाए अर्थ से आए 23 सालों के पेंडिंग मैसेजेस प्ले किए। स्क्रीन पर एक के बाद एक वीडियो चलने लगे। उसने देखा उसके बच्चे मर्फ और टॉम अब बड़े हो चुके थे। वो लगभग कूपर की उम्र के ही लग रहे थे। टॉम की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। उन्हें देख कूपर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे सुकून था कि उसके बच्चे जिंदा हैं, लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो उनके जिंदगी के सबसे अहम पलों में उनके साथ नहीं था। इसी के साथ कहानी अर्थ की ओर मुड़ी। वो नन्ही मर्फ अब नासा के एक बेहतरीन साइंटिस्ट बन चुकी थी और प्रोफेसर ब्रैंड के साथ काम करती थी। लेकिन उसके दिल में अपने पिता के लिए अब भी वही नाराजगी थी। उसे लगता था कि कूपर ने वापस लौटने का अपना वादा तोड़ दिया है। वहीं प्रोफेसर ब्रैंड अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो अब भी ग्रेविटी की उस इक्वेशन यानी समीकरण को सुलझा नहीं पाए थे। इसका मतलब साफ था, प्लान ए अभी भी अधूरा था। उनके पास वो तकनीक नहीं थी जो धरती के लोगों को उठाकर उस नई दुनिया में ले जा सके। मर्फ भी सालों से इस इक्वेशन पर माथा पच्ची कर रही थी, मगर उसे सिर्फ नाकामी ही मिल पाई थी। दूसरी ओर कूपर, अमीलिया और रोमली बेहद मायूस बैठे थे। मिलर्स प्लेनेट पर जाना एक बहुत बड़ी गलती थी। अब उनके पास 2 और प्लेनेट्स पर जाने के विकल्प थे, डॉक्टर मैन का प्लेनेट और एडमंड का प्लेनेट। लेकिन मुसीबत ये थी कि उनके पास फ्यूल यानी ईंधन कम था। वो दोनों में से सिर्फ एक ही प्लेनेट पर जा सकते थे। अब सवाल था किसे चुने। अमेलिया का कहना था कि उन्हें एडमंड के प्लेनेट पर जाना चाहिए। उसने दलील दी कि वहां जीवन होने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन कूपर ने उसकी आंखों में देख लिया, ये फैसला साइंस पर नहीं बल्कि इमोशंस पर आधारित था। उसे समझ आ गया कि अमेलिया असल में एडमंड से प्यार करती है और इसलिए वो वहां जाना चाहती है। कूपर को डर था कि कहीं अमेलिया का प्यार उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर न कर दे। उसे अब और रिस्क नहीं लेना था। उसने लॉजिक का साथ दिया। उसने कहा, डॉक्टर मैन इस मिशन के लीडर थे। वो हम सबसे बेहतरीन और ईमानदार एस्ट्रोनॉट माने जाते हैं और सबसे बड़ी बात, उस प्लेनेट से अब भी लगातार सिग्नल्स आ रहे हैं। अमेलिया की जिद और आंसुओं के बावजूद कूपर ने अपना फैसला सुना दिया। इंसानियत को बचाने के लिए इमोशंस की नहीं, फैक्ट्स की जरूरत थी। इसलिए भारी मन से ही सही वो डॉक्टर मन के प्लेनेट की ओर बढ़ गए। इधर अर्थ पर प्रोफेसर ब्रैंड हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मरने से पहले उन्होंने मर्फ को अपने पास बुलाया और एक भयानक सच बताया जो उन्होंने सालों से छुपा रखा था। उन्होंने कहा, मुझे माफ करना मर्फ, प्लान ए एक झूठ था।
मुझे बरसों पहले पता चल गया था कि ग्रेविटी इक्वेशन को सुलझाना नामुमकिन है। हम धरती के लोगों को नहीं बचा सकते। मेरा असली प्लान शुरू से ही प्लान बी था, यानी धरती के लोगों को उनके हाल पर छोड़कर नई दुनिया में इंसानियत की नई शुरुआत करना। यह सुनकर मर्फ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए पूछा, क्या क्या मेरे डैड ये जानते थे? क्या वो हमें जानबूझकर यहाँ मरने के लिए छोड़ गए? लेकिन जवाब देने से पहले ब्रैंड की सांसें थम गई। वो मर्फ को इस गलतफहमी में छोड़ गए कि उसके पिता भी इस साजिश में शामिल थे। इस अधूरे सच ने मर्फ के दिल में अपने पिता के लिए नफरत को और गहरा कर दिया। उधर दूसरी तरफ कूपर की टीम मैंस प्लेनेट पर पहुंच गई। उन्होंने एंडोरेंस को ऑर्बिट में छोड़ा और रेंजर शिप लेकर सतह पर उतरे। वो एक जमी हुई दुनिया थी। वहां इतनी ठंड की आसमान के बादल भी बर्फ बनकर हवा में लटके हुए थे। लैंडिंग के बाद वहां उन्हें एक पहाड़ पर अमेरिकन फ्लैग और उसके पास एक हैबिटेट मिला। कूपर, अमीलिया और रोमली रोबोट टेरेस के साथ अंदर दाखिल हुए। वहां उन्हें डॉक्टर मन का कायरो चैम्बर दिखा, जिसमें वो पिछले कई सालों से गहरी नींद में सो रहे थे। अमेलिया ने चैम्बर खोलकर उन्हें जगाया। जागते ही डॉक्टर मन बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। बरसों के जानलेवा सन्नाटे के बाद अपने सामने जिंदा इंसानों को देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। कूपर ने उन्हें शांत कराया और उनसे पूछा, डॉक्टर मन, क्या इस प्लेनेट पर जीवन है? इस पर मन ने पूरे आत्मविश्वास से बताया, इस प्लेनेट पर इंसानी बस्ती बसाया जा सकता है। उन्होंने समझाया कि वो लोग इस वक्त जहां लैंड हुए हैं वो इस प्लेनेट की सबसे ऊंचाई वाली जगह है। वहां की हवा में अमोनिया है, इसलिए सांस लेना नामुमकिन है। लेकिन पहाड़ के नीचे सरफेस पर हवा साफ है, ग्रेविटी पृथ्वी जैसी है और वहां जीवन पनप सकता है। ये सुनकर कूपर, अमीलिया और रोमली खुशी से झूम उठे। लेकिन उनकी खुशी बस चंद पलों की मेहमान थी। उसी वक्त रोबोट टार्स ने बताया कि अर्थ से उनके लिए एक मैसेज आया है। टार्स ने वो मैसेज प्ले किया। स्क्रीन पर मर्फ थी। उसने अमीलिया को ये बुरी खबर सुनाई कि उसके पिता प्रोफेसर ब्रैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका देहांत हो चुका है। लेकिन अगले ही पल मर्फ का दुख एक भयानक गुस्से और नफरत में बदल गया। उसने अपने पिता कूपर से पूछा, डैड, क्या आप जानते थे कि प्लान ए सिर्फ एक ढोंग था? क्या आप जानबूझकर हमें अर्थ पर मरने के लिए छोड़ गए थे? मर्फ के इन सवालों ने कूपर को सदमे में डाल दिया। अमेलिया भी मायूस हो गई, क्योंकि उसके पिता ने उसे भी ये सच्चाई नहीं बताई थी। वो भी अब तक इसी उम्मीद में जी रही थी कि उसके पिता धरती के सारे लोगों को बचा लेंगे। लेकिन तभी डॉक्टर मन ने एक ऐसा सच बोला जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा, प्रोफेसर ब्रैंड ने तो सालों पहले ही मान लिया था कि उनकी इक्वेशन को सुलझा पाना नामुमकिन है। वो जानते थे कि प्लान ए झूठ है, और ये बातें मुझे भी पता थी। इसलिए तो हम यहाँ आए थे, इंसानियत को बचाने नहीं, बल्कि उसे एक नए सिरे से शुरू करने। अमीलिया ने पूछा, मेरे डैड 40 सालों से उस इक्वेशन पर काम कर रहे थे, वो इक्वेशन गलत कैसे हो सकती है? इस पर मन ने उन्हें समझाया, ब्रैंड की इक्वेशन गलत नहीं थी, बस अधूरी थी। दिक्कत यह है कि हमने अब तक ग्रेविटी को सिर्फ अधूरा ही समझा है। हमारे पास ग्रेविटी के नियम हैं, लेकिन वो ज्यादातर बड़ी चीजों पर ही सही बैठते हैं, जैसे तारे और ग्रह। जब हम उन्हीं नियमों को बहुत छोटी चीजों पर लागू करने की कोशिश करते हैं, जैसे एटम्स और उनके अंदर के पार्टिकल्स, तो हमारी समझ वहीं आकर टूट जाती है। ऐसा नहीं है कि क्वांटम दुनिया में ग्रेविटी मौजूद नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि इतनी छोटी चीजों पर ग्रेविटी कैसे काम करती है, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। इसी वजह से क्वांटम दुनिया हमें इतनी उलझी और रहस्यमयी लगती है। आसान भाषा में कहें तो हम ग्रेविटी को तब समझ सकते हैं जब वो छोटी और बड़ी दोनों चीजों के लिए एक जैसे काम करे, और ऐसा ही होता है ब्लैक होल के अंदर। दरअसल ब्लैक होल किसी विशालकाय तारे के मरने और अपने ही अंदर ढहने से बनता है। उसकी अपनी ही ग्रेविटी उसे अंदर की तरफ कुचलने लगती है। वो पूरा तारा अपने अंदर ही ढहकर एक बेहद छोटी सी जगह में सिमट जाता है। अब जरा सोचिए, वो पूरा का पूरा विशाल तारा जिसमें अरबों टन वजन था, सुई की नोक से भी छोटी जगह में सिमट गया। उसी छोटे से पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। वो पॉइंट छोटा भी है और भारी भी। उसकी ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि रोशनी भी इससे बच नहीं सकती। ब्रैंड को पता था कि सिंगुलैरिटी के अंदर ही ग्रेविटी का असली राज छपा है। उसके अंदर वो क्वांटम ग्रेविटी डेटा मौजूद है जिससे ग्रेविटी की समस्या सुलझ सकती है। लेकिन मुसीबत यह है कि ब्लैक होल के अंदर जाना नामुमकिन है,
क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी भयंकर होती है कि एक ही पल में किसी का भी कचूमर बना सकता है। प्रोफेसर ब्रैंड ने तो हार मान ली थी, लेकिन कूपर अपने बच्चों को यूं मरने के लिए छोड़कर यहाँ रुकने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया कि वो वापस अर्थ जाएगा। अमीलिया और रोमेली के लिए धरती पर अब कोई नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया। लेकिन जाने से ठीक पहले रोमेली ने कूपर को एक आखिरी उम्मीद दी। उसने बताया कि उसने उन 23 सालों में उस विशालकाय ब्लैक होल गारगैंचुआ को बहुत ही बारीकी से स्टडी किया है। रोमेली ने समझाया कि गारगैंचुआ कोई आम ब्लैक होल नहीं है, ये एक जेंटल सिंगुलरिटी है। इसका मतलब ये था कि ग्रेविटी चीजों को तुरंत कुचलती नहीं। अगर कोई चीज बहुत तेज रफ्तार से इसके अंदर जाए तो वो बिना नष्ट हुए सीधे सिंगुलैरिटी तक पहुंच सकती है। रोमेली ने कहा, कूपर, तुम टेरेस को अपने साथ ले जाओ और उसे ब्लैक होल में गिरने देना। वो एक मशीन है, अगर वो सिंगुलैरिटी तक पहुंच गया तो वो उस क्वांटम डेटा को रिकॉर्ड करके बाहर भेज सकता है। अगर हमें वो डेटा मिल गया तो हम धरती के लोगों को बचा सकते हैं। कूपर इसके लिए राजी हो गया, लेकिन जाने से पहले वो तसल्ली करना चाहता था कि डॉक्टर मैन का ये प्लेनेट सचमुच इंसानों के रहने लायक है या नहीं। वो डॉक्टर मन के साथ सतह की तरफ जाने लगा। मन ने बताया था कि सतह पर हवा सांस लेने लायक है, लेकिन तभी सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही डॉक्टर मन ने अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाया। उसने अचानक कूपर पर हमला कर दिया और उसके हेलमेट का वाइजर तोड़ दिया। बाहर की जहरीली हवा तेजी से कूपर के हेलमेट में भरने लगी और उसका दम घुटने लगा। दरअसल जिसे दुनिया हीरो समझती थी, वो डॉक्टर मन असल में एक बुजदिल निकला। उस प्लेनेट पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। मन ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वो झूठा सिग्नल भेजा था ताकि कोई उसे रेस्क्यू करने आए और वो उनकी शिप चुराकर यहाँ से भाग जाए। अब चूंकि कूपर शिप लेकर वापस जाने वाला था, इसलिए मन ने कूपर और उसके साथियों को मारकर एंडोरेंस शिप चुराने का प्लान बनाया था। उसने अपने हैबिटेट में बॉम्ब लगा रखा था जहां इस वक्त रोमेली काम कर रहा था। अचानक बम फट गया और रोमेली की मौके पर ही मौत हो गई। खुशकिस्मती से उस वक्त अमेलिया बाहर काम कर रही थी। उस धमाके को देखते ही अमेलिया को खतरे का एहसास हो गया। वो तुरंत लैंडर शिप लेकर कूपर की लोकेशन की तरफ भागी। कूपर की सांसें बस थमने ही वाली थी कि ऐन मौके पर अमेलिया वहां पहुंच गई और उसे मौत के मुंह से खींच लाई। तब तक उधर मैन एक शिप लेकर एंडोरेंस तक पहुंच चुका था। अंदर घुसने के लिए वो शिप को एंडोरेंस के एयरलॉक से जोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो एंडोरेंस की नई तकनीक से वाकिफ नहीं था। जल्दबाजी में लॉक ठीक से नहीं लग पाया। दोनों जहाजों के बीच गैप आ गया। इसके बावजूद मन ने जिद में आकर जैसे ही एयरलॉक का दरवाजा खोला, अंदर की हवा और बाहर के वैक्यूम के टकराव से एक जबरदस्त धमाका हुआ। उस भयानक प्रेशर ने डॉक्टर मन के चिथड़े उड़ा दिए और उसका शिप आग के गोले में बदलकर स्पेस में बिखर गया। कूपर ने जैसे तैसे एंडोरेंस शिप को संभाला और अमेलिया और टेरेस के साथ वापस शिप पर आ गया। शिप को बचाने की कोशिश में उन्होंने इतना फ्यूल खो दिया था कि अब वो अर्थ पर वापस कभी नहीं लौट सकते थे। कूपर ने अब उस आखिरी प्लेनेट यानी कि एडमंड के प्लेनेट पर जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले वे टेरेस को ब्लैक होल में भेजने वाले थे ताकि वो वहां के क्वांटम डेटा उन्हें भेज सके। इस तरह एक नए प्लान के साथ वो ब्लैक होल के करीब आ गए। उन्होंने पहले टेरेस पॉड को ब्लैक होल में भेज दिया। अब उन्हें ब्लैक होल की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके शिप को एडमंड के प्लेनेट की ओर मोड़ना था, लेकिन कूपर के सामने एक समस्या थी। एडमंड प्लेनेट तक पहुंचने के लिए उन्हें शिप का वजन कम करना था, यानी कि किसी एक का शिप के बाहर निकलना जरूरी था। कूपर ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अमेलिया को बिना बताए अपना पॉड भी मेन शिप से अलग कर दिया। अमेलिया को जिंदगी देने के लिए उसने खुद को गारगैंचुआ के अंधेरे के हवाले कर दिया। कूपर की शिप गारगैंचुआ ब्लैक होल की गहराई में गिरने लगी। जैसे जैसे वो ब्लैक होल के अंदर जा रहा था, उसका शिप ग्रेविटी के भारी दबाव से नष्ट होता जा रहा था। जल्दी ही शिप सिस्टम भी फेल हो गया, जिस वजह से अब वो बाहर अमेलिया से कोई संपर्क नहीं कर सकता था। शिप के फटने के ठीक पहले कूपर ने खुद को इजेक्ट कर दिया। उसका शिप धमाके के साथ फट गया और कूपर स्पेस और टाइम से परे एक अलग डायमेंशन में गिरता चला गया। जब उसने होश संभाला तो देखा कि वो एक अजीब सी चौकोर स्ट्रक्चर के अंदर था, जो चारों तरफ से बुक स्लैब से घिरी हुई थी।
बाहर निकलने की हताशा में उसने बुक शेल्फ पर जोर से हाथ मारा, जिससे कुछ किताबें नीचे गिर गईं और तभी उसे वो नजारा दिखा जिससे उसके होश उड़ गए। बुक शेल्फ के उस पार उसे उसकी नन्ही मर्फ दिखाई दे रही थी, यानी कि कूपर अपने पास्ट में झांक पा रहा था। ये वही पल था जब बुक शेल्फ से किताबें गिरने से मर्फ डर गई थी। उसे लगता था कि बुक शेल्फ के पीछे कोई भूत है। असल में उसका भूत उसके पिता कूपर ही थे। कूपर ने चिल्ला चिल्ला कर मर्फ को पुकारा, लेकिन वो उसे सुन नहीं सकती थी। कूपर को समझ आया कि ये जगह एक टेसरेक्ट है, यानी कि एक ऐसा डायमेंशन जहां वक्त बीत नहीं रहा था, बल्कि वो एक रास्ते की तरह कूपर के सामने फैला हुआ था। कूपर उस रास्ते में चलकर अपने पास्ट और फ्यूचर को देख सकता था। कूपर उस स्ट्रक्चर के अंदर अपने गुजरे हुए पल को देख रहा था। हालांकि वो पास्ट को केवल देख सकता था, खुद वहां जा नहीं सकता था। तभी उसकी नजर एक खास पल पर पड़ी। ये वही दिन था जब कूपर हमेशा के लिए घर छोड़कर मिशन पर जा रहा था और अपनी नाराज बेटी को मनाने आया था। उसे सामने अपना ही अतीत वाला रूप दिखाई दिया जो कमरे में खड़ा था। कूपर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपने पास्ट सेल्फ को देखकर चीखने लगा, मत जाओ बेवकूफ, अपने बच्चों को छोड़कर मत जाओ। वो पागलों की तरह बुक शेल्फ को पीटने लगा, मगर कूपर की आवाज उसके पास्ट सेल्फ तक नहीं पहुंच पा रही थी। हालांकि बुक शेल्फ को धक्का देने से उसकी किताबें दूसरी ओर गिर जा रही थीं। कूपर ने किताबों को एक पैटर्न में गिराकर मर्फ के लिए एक मोर्स कोड छोड़ा। वही मोर्स कोड जिसका मतलब मर्फ ने डिकोड कर लिया, यानी स्टे, रुक जाओ। पर पास्ट वाले कूपर ने उस पर यकीन नहीं किया था। कूपर बेबस होकर रोने लगा। उसे अपने बच्चों को छोड़कर जाने पर पछतावा हो रहा था। इसी दौरान दूसरी ओर अर्थ पर फ्यूचर वाली मर्फ अपने घर आई। उसने मान लिया था कि वो प्रोफेसर के इक्वेशन को कभी सॉल्व नहीं कर सकती। धरती के लोगों का मरना तय है। वो आखिरी बार अपनी पुरानी यादें ताजा करने अपने कमरे में आई। कमरे में मौजूद मर्फ को उसके बचपन की नोटबुक मिली, जिसमें उसने कूपर के भेजे मोर्स कोड को डिकोड कर लिया। उसमें स्टे लिखा था। मर्फ को अचानक सब समझ में आ गया। उसे समझ आने लगा कि उसका भूत कोई और नहीं, उसके डैडी थे। मर्फ को यकीन हो गया कि उसके पिता उसे कुछ बताना चाहते थे। वो कूपर का संदेश ढूंढने में लग गई, लेकिन इधर कूपर हताश होकर किताबों के पीछे बैठा था। तभी उसे टार्स की आवाज आई। कूपर चौंक गया। टार्स ने बताया कि वो सुरक्षित है। उसने समझाया कि ये जगह फ्यूचर ह्यूमंस यानी भविष्य के इंसानों की बनाई हुई है, यानी कि भविष्य में इंसान बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। वे टाइम और ग्रेविटी को अच्छी तरह समझने लगे हैं और अलग अलग डायमेंशंस में भी ट्रेवल कर सकते हैं। वो वर्म होल भी भविष्य के इंसानों ने ही बनाया था, जिसकी मदद से कूपर यहाँ तक पहुंच पाया। कूपर को समझ आया कि फ्यूचर ह्यूमंस ने उसे जरूर यहाँ किसी खास काम के लिए लाया है। कूपर को अब मालूम था कि वो पास्ट में नहीं जा सकता, मगर ग्रेविटी वो इकलौती चीज है जो टाइम और डायमेंशंस के भी आर पार जा सकती है। इसलिए वो ग्रेविटी के जरिए पास्ट की मर्फ से बात कर सकता है। अब कूपर को अपना काम समझ में आ गया था। उसे वही करना था जो उसने अपने बचपन की मर्फ के कमरे में देखा था। उसने टेसरेक्ट में उस धूल भरी आंधी वाले दिन को ढूंढा और ग्रेविटी का इस्तेमाल करके मर्फ के कमरे में पड़ी धूल पर बाइनरी कोड की लकीरें बना दी। यही वो कोड था जिसे देखकर पास्ट का कूपर और मर्फ नासा तक पहुंचे थे। कूपर ने आज अपना ही रास्ता खुद बनाया था। तभी टार्स ने बताया कि उसे वो क्वांटम डाटा मिल चुका है जिससे ग्रेविटी को समझा जा सकता है। ये सुनकर कूपर को अब अपनी और टैरस की मौजूदगी का मकसद साफ पता चल गया था। उसे एहसास हुआ कि फ्यूचर ह्यूमंस ने उन्हें इसलिए चुना है ताकि वे उस क्वांटम डेटा को मर्फ तक पहुंचा सके, क्योंकि धरती पर केवल मर्फ ही थी जो इस वक्त प्रोफेसर ब्रैंड के इक्वेशन को सॉल्व कर सकती थी। अब सवाल था कि वो मुश्किल क्वांटम डेटा मर्फ तक कैसे पहुंचाया जाए। तभी कूपर की नजर शेल्फ पर खड़ी उस घड़ी पर पड़ी जो उसने जाते वक्त 10 साल की मर्फ को दी थी। कूपर ने तुरंत टैरस से कहा, सारे क्वांटम डेटा को मोर्स कोड में बदलो और मुझे भेजो। टार्स के डेटा भेजते ही कूपर ने ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उस घड़ी की सेकंड वाली सुई को कंट्रोल करना शुरू किया। वो सुई को मोर्स कोड की रिदम में हिलाने लगा। उधर अर्थ पर मर्फ की नजर उस घड़ी पर पड़ गई थी। उसने देखा कि घड़ी की सुई अजीब तरीके से फड़क रही है। वो समझ गई कि ये कोई खराबी नहीं बल्कि उसके पिता उसे कुछ बताना चाह रहे हैं। मर्फ उस घड़ी को अपने साथ ले गई।
उसने मोर्स कोड को डिकोड कर लिया और प्रोफेसर की अधूरी इक्वेशन को पूरा कर लिया। यानी अब मर्फ धरती के लोगों को बचा सकती थी। उधर कूपर का काम पूरा हो चुका था और कूपर ब्लैक होल से एक ही झटके में अपनी दुनिया में लौट गया। वो शनि ग्रह के पास खुले अंतरिक्ष में बेहोश पड़ा था। कुछ समय बाद एक शिप उसकी ओर आती दिखाई थी, जिसने उसे रेस्क्यू कर लिया। कुछ देर बाद जब कूपर की आंख खुली तो वो एक अस्पताल के बिस्तर पर था। कूपर हड़बड़ा कर उठा। तभी डॉक्टर ने कहा, मिस्टर कूपर, संभल कर रहिए, अब आप 124 साल के हो चुके हैं। कूपर हैरान रह गया। वो ब्लैक होल के अंदर कुछ घंटे ही बिता कर आया था, लेकिन बाहर की दुनिया में 100 साल से ज्यादा समय बीत चुका था। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। वो धरती पर नहीं था, बल्कि नासा के उस विशाल स्पेस स्टेशन में था। यानी कि धरती से इंसानों को बचा लिया गया था। वो स्पेस स्टेशन इस वक्त शनि ग्रह के ऑर्बिट पे मौजूद था। कूपर ने डॉक्टर से पूछा, क्या मेरी बेटी मर्फ जिंदा है? डॉक्टर ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। कूपर फौरन मर्फ से मिलने जा पहुंचा। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। नजारा दिल को छूने वाला था। पिता अब भी जवान था, जबकि बेटी बूढ़ी हो चुकी थी और हॉस्पिटल में अपने जिंदगी के आखिरी पल को बिता रही थी। उसके चारों तरफ उसका भरा पूरा परिवार था, उसके बेटे और बेटों के भी बेटे। मर्फ ने मुस्कुराते हुए कूपर का हाथ थामा और कहा, मुझे पता था वो घोस्ट आप ही थे डैड, और मुझे यकीन था कि आप वापस आएंगे, क्योंकि आपने वादा किया था। कूपर रो पड़ा। वो मर्फ के पास रुकना चाहता था, लेकिन मर्फ ने उससे कहा, डैड, किसी भी माता पिता को अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहिए। मेरा परिवार मेरे साथ है, आप जाइए अमेलिया ब्रांड के पास। वो उस अनजान दुनिया में अकेली है। मर्फ की बात मानकर कूपर वहां से चला गया। कूपर के साथ उस दिन टार्स को भी रेस्क्यू कर लिया गया था। कूपर ने टार्स को साथ लिया और एक रेंजर शिप से अमेलिया को ढूंढने निकल पड़ा। उस वक्त अमेलिया एडमंड्स प्लेनेट पर पहुंच चुकी थी। वहां एडमंड तो मर चुका था, लेकिन वो प्लेनेट इंसानों के रहने लायक था। अमेलिया ने नम आंखों से एडमंड की वहां कब्र बना दी और उस प्लेनेट पर मानवता की नई शुरुआत करने निकल पड़ी। इसी खूबसूरत मोड़ पर आकर ये शानदार फिल्म इंटरस्टेलर खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।